ठीक है स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने मैट्रिसेस के बारे में पढ़ा था कि इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स कौन सी होती है और आपकी आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कौन सी होती है और निलपोटेंट मैट्रिक्स कौन सी होती है, ये सब चीज़ें पढ़ ली थी। ठीक है, इसी पे अगर आपसे उनके डिटर्मिनेंट पे क्वेश्चन पूछ दिया जाए, ठीक है, अरे कहाँ गया क्वेश्चन, ये रहा। ठीक, क्वेश्चन क्या होगा, डिटर्मिन रिजल्ट की तरह याद रखना है, इज इक्वल टू, पहला क्वेश्चन क्या होगा, इफ ए इज, ठीक है, पहला क्या है कि आइडेम्पोटेंट है अगर ये, ठीक है, दूसरा क्या है कि अगर इनवॉलेंट्री है अगर, ठीक है, तीसरा क्या है आपके पास कि निलपोटेंट है अगर, ठीक है, चौथा क्या है अगर ऑर्थोगोनल है आपके पास। ये चार चीजें होती हैं। चौथा क्या है, ऑर्थोगोनल। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना कितना होगा, अच्छा देख लेते हो। आइडेम्पोटेंट में क्या आइडेंटिटी बना दे वो ए स्क्वायर, इनवॉलेंट्री में खुद का इनवर्स हो जाए, ए स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेम्पोटेंट सॉरी ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई, आइडेंटिटी मेंटेन रहेगा अपनी। निलपोटेंट में कि ए की पावर के कितना हो जाए आपका, जीरो हो जाए। ऑर्थोगोनल में ए ट्रांसपोज ए कितना हो जाए आपका, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाए। ठीक है, तो पहला वाला देखो, अगर आइडेम्पोटेंट है, दिस इंप्लाइज कि अगर आइडेम्पोटेंट है तो ए स्क्वायर की वैल्यू ए के बराबर, डिटर्मिनेंट लिया तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, आइडेम्पोटेंट के लिए अगर ऐसा हो गया आपके पास तो आपको पता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू जीरो आएगी। डिटर्मिनेंट ऑफ ए को कॉमन निकालोगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस वन, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए या तो जीरो आएगा या फिर वो वन आएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए या तो जीरो, अगर जीरो होगा तो देखो जीरो जीरो बराबर हो जाएंगे, अगर वन होगा तब भी बराबर, और कुछ होगा तो बराबर नहीं होंगे। अब सर यहां से यहां काटा क्यों नहीं, अगर मैंने कैंसिल कर दिया जो वैल्यू मैं निकाल रहा हूं, जो वैल्यू निकाल रहा हूं वेरिएबल है, उसको कैंसिल कर दिया तो एक रूट कट जाता है। वो रूट कौन सा होता है, वही वेरिएबल की वैल्यू इज इक्वल टू जीरो, वो वैसे ही भी आप लिख आइए निकल के। ठीक है, दूसरा केस क्या है, बिल्कुल सिंपल सिंपल चीज है। दूसरा क्या है कि अगर इनवॉलेंट्री हो, ठीक है, इनवॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स है, इनवॉलेंट्री है मतलब ए स्क्वायर बराबर आइडेंटिटी मैट्रिक्स किया, अपना ही इनवर्स है। ठीक है, ए स्क्वायर, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर जो होगा वो वन के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आ जाएगा, प्लस माइनस वन आ जाएगा, प्लस वन या माइनस वन होगा डिटर्मिनेंट ए का, बाद में कोई तकलीफ नहीं। तीसरी चीज, अगर निलपोटेंट है, निलपोटेंट है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू निकाली, डिटर्मिनेंट ऑफ, चलो निलपोटेंट की कंडीशन क्या होती है कि ए की पावर में के आपका जीरो हो जाए, और जीरो मैट्रिक्स, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर में के आपका जीरो निकलेगा। इसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर में के जीरो निकलेगा। किसी की भी पावर में के अगर जीरो निकल रहा है तो वो नंबर कितना होगा, वो नंबर जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए वो खुद कितना होगा, जीरो होगा। और तो कोई हो नहीं सकता कि जीरो पावर निकाल दे, माइनस इनफाइनाइट थोड़ी है कि आप कुछ भी नंबर रख दो, माइनस इनफाइनाइट पावर चढ़ाओगे तो जीरो निकलेगा। बिल्कुल सिंपल सिंपल चीज है। चौथा वाला आपके पास अगर ऑर्थोगोनल है, ठीक है, ऑर्थोगोनल है, इसका मतलब ए ट्रांसपोज जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज जो होगा वन हो जाएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर जो हो जाएगा वो वन हो जाएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपका प्लस माइनस वन निकलेगा। इतनी बात में तकलीफ नहीं होनी चाहिए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू प्लस माइनस वन, ए स्क्वायर, ये ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट ले लो या मैट्रिक्स का ले लो, बात बराबर होती है। ए स्क्वायर का डिटर्मिनेंट बन गया, चारों के डिटर्मिनेंट हो गए। आप याद रख लो, नहीं तो आप निकाल लाओगे। अच्छा, इसके अंदर आपके पास एक चीज, वैसे तो पीरियोडिक मैट्रिक्स एक जमाने में चला करती थी, पीरियोडिक मैट्रिक्स, अगर पुराने टाइम का आप कभी ने आपने असाइनमेंट उठा लिया तो मिल जाएगी, कोई नीड नहीं है आपको, कोई नीड। मैं आपको बता देता हूं किस चीज की आपको नीड नहीं है। एक चीज आती है हर्मिशियन मैट्रिक्स, ठीक है, और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, हर्मिशियन, ठीक है, इसकी आपको कोई नीड नहीं है। देखो नई वाली सिंगेज में तो हटा भी दिया गया है ही नहीं टॉपिक, पुराने में था, कोर्स में ही नहीं रहा तो जबरदस्ती क्या पढ़ेंगे। ठीक है, कोई नीड नहीं है आपको। लेकिन क्या है कि अगर आपको पास पुराना असाइनमेंट होता है ना किसी कोचिंग का, ये एलन बंसल वगैरह, तो उसमें इसके क्वेश्चन हो जाते हैं। आपको ना हर्मिशियन स्क्यू हर्मिशियन देगा, आपको छोड़ देना है। होती क्या चीज थी ये अपने आप में कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स होती थी कि अगर कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स में
ये अगर ए के बराबर हो गया तो हर्मिशियन मैट्रिक्स है, और अगर ये माइनस ए के बराबर हो गया तो स्क्यू हर्मिशियन। ये थीटा क्या है? थीटा होता है कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज कि क्योंकि मैट्रिक्स आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर में तो कॉन्जुगेट निकाल सकते हो और ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज अगर उसी मैट्रिक्स के बराबर आ गया कॉन्जुगेट निकालने के बाद ट्रांसपोज, तो हर्मिशियन। और अगर ऐसे सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक होती थी, स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता था? माइनस के बराबर। आपको कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं है, ठीक है। आप कभी देख लो तो छोड़ देना, मैं ये बात बता रहा हूं कि पीरियोडिक मैट्रिक्स ये सब चीजें अगर पुराने टाइप के आपके असाइनमेंट में मिल जाए, हमारे असाइनमेंट में भी पढ़ गए इसके क्वेश्चन हर्मिशियन स्क्यू हर्मिशियन के, लेकिन आपको कोई काम नहीं है, जबरदस्ती नहीं पढ़ना है। अभी बहुत सारी चीजें हैं जिन पे से क्वेश्चन आएगा, आगे जो आने वाले चैप्टर्स हैं उसके अंदर बहुत बड़ा हो जाएगा सिलेबस, जबरदस्ती की चीजें नहीं पढ़नी है हमको, ठीक है। कोई परेशानी की बात नहीं है इसमें तो। अच्छा, नाम लिख कर आया अगर बहुत ज्यादा, ये लिख लो, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज है ये, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। ट्रांसपोज के अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स ए जो है वो ऐसे दे रखी है, मान लो दे रखी है Z1 Z2 Z3 और Z4 Z5 और Z6 और Z7 Z8 और Z9, तो अगर मैं ए थीटा निकालूंगा तो ए थीटा का मतलब कॉन्जुगेट और ट्रांसपोज, तो कॉन्जुगेट लेंगे तो Z1 का बार, कॉन्जुगेट लूंगा इसका Z2 का बार, लेकिन ट्रांसपोज लिया वो यहां आ जाएगा, Z2 का बार Z3 का बार, ऐसे करके यहाँ पर Z4 का बार, Z5 का बार, Z6 का बार, ठीक है। यहाँ पर आपका Z7 का बार, Z8 का बार और यहाँ Z9 का बार। ये तो ए थीटा हो जाता, अगर वो ए था तो ये ए थीटा, ये ए थीटा तो हो गया ये ए का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। अब ये अगर ए के बराबर ही आ जाए, ए के बराबर ही आ जाए, उस सब की आपको जरूरत कोई नहीं है, नाम की, नाम ही कोई जरूरत, वो लिख के देंगे अगर ये चीज होगी कि कॉन्जुगेट ट्रांसपोज लिया है अगर तो बराबर आ गया है तो क्या होगा, और जनरली ओमेगा लग कर आते हैं इसके क्वेश्चन तो तकलीफ नहीं लेनी है इसके अंदर कि हर्मिशियन स्क्यू हर्मिशियन लिखा हुआ है क्या चीज है, आपको मतलब नहीं है इससे, आपके सिलेबस से बाहर हो चुकी है। कहां गए हम, कहां पे थे? अब आते हैं उस बेकार के टॉपिक पे, कहां गया वो? PMI बेस्ड क्वेश्चंस, ओनली फॉर बोर्ड। बोर्ड से होना मुश्किल ही लग रहे हैं, ठीक है। PMI, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ये अपने आप में है तो बहुत काम की चीज में, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, इससे बहुत प्रूफ निकले मैथ्स के, लेकिन आप तो कंपटीशन के लिए पढ़ते हो, आपको क्या पढ़ाई से मतलब है, ठीक है। तो हम इसको ना जल्दी जल्दी में देखते हैं क्या होते हैं स्टेप्स। मैं आपको याद दिलाता हूं, जो PMI के स्टेप होते थे बस मैट्रिक्स पे लग जाएगा कि आपको पहली चीज करनी होती है कि लेट Pn जो है आपका वो क्या होता है, वो स्टेटमेंट होता है, जो भी स्टेटमेंट होता है मैथमेटिकल स्टेटमेंट, इंग्लिश नहीं लिखी होती, मैथमेटिकल स्टेटमेंट, ठीक है, उसे Pn बोल देते हैं। Pn जनरल टर्म के लिए, n के लिए, n की वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी पुट कर दो आप, कोई भी नेचुरल नंबर, ठीक है। तो पहली चीज आपके स्टेप्स क्या हैं, ये कर लिया, फिर पहली चीज आप क्या करोगे, चेक P1 इज ट्रू। दूसरी चीज मानोगे कि लेट Pk इज ट्रू, ये मैं आपको स्टेप लिखवा रहा हूं, मानोगे, चेक नहीं करना है इसको, ये माना जाता है कि ट्रू है। तीसरी चीज चेक Pk + 1 इज ट्रू, और जैसे ये होता है हम बोल देते हैं कि Pn इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर। जैसे ही हो जाता है दिस इंप्लाइज Pn इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर। स्टेट में n की जगह 1 पुट करो, 2 पुट करो, 3 पुट करो, चलिए आप 10 पुट करो, 10,000 पुट करो, सारे नेचुरल नंबर के लिए ट्रू हो गया। उसके पीछे का लॉजिक ये होता है कि ये ट्रू है, ये ट्रू आप मान के चलोगे और अगला वाला ट्रू है, इसका मतलब एक नेचुरल नंबर के लिए अगर ट्रू है तो उसके अगले वाले पे जरूर ट्रू होगा, k + 1 मतलब अगला वाला। मैं इसके पीछे का लॉजिक समझा रहा हूं आपको, ये लॉजिक आपको समझ में आना चाहिए, लॉजिक आपको उसका कुछ काम नहीं है, आपको समझ में आना है, आपको करोगे तो आप ये, कोई आपसे नहीं पूछ रहा आपने इसके पीछे क्या लॉजिक लगाया था, ठीक है। मैं लॉजिक समझा रहा हूं कि अगर किसी एक इंटीजर, किसी एक नेचुरल नंबर
n की वैल्यू अगर k उसके लिए ट्रू है तो अगले वाले के लिए जरूर ट्रू हो रहा है, इसको माना तो अगले वाले के लिए ट्रू प्रूफ करवाएंगे इसको मान के। और साथ साथ आप क्या चेक कर चुके हो कि 1 के लिए ट्रू है। अब आप सोचो, आपने 1 के लिए निकाल लिया, एक चीज निकाल लिया आपने कि पहले के लिए ट्रू है, जब नेचुरल नंबर की वैल्यू 1 थी, ये n की वैल्यू 1 थी, तब वो ट्रू हो गया। और क्या कंडीशन निकाली कि अगर वो किसी भी k के लिए ट्रू है तो उसके अगले वाले के लिए जरूर ट्रू होगा। इसको माना कि किसी k नाम के नेचुरल नंबर के लिए ट्रू है तो उसके अगले वाले के लिए अगला ही तो होगा, तो ट्रू होगा। और 1 को आप निकाल चुके हो, अगर 1 को निकाल चुके हो और दूसरी तीसरी कंडीशन को मिला दूं तो 1 के अगला वाला भी ट्रू होगा, मतलब P2 ट्रू हो गया। जैसे P2 ट्रू हो गया तो आपको पता है उसका अगला वाला ट्रू होगा तो P3 ट्रू हो गया, या P3 ट्रू हो गया तो उसका अगला वाला ट्रू होगा तो P4 ट्रू हो गया। ऐसे करते करते पूरी चेन बना देते हैं और सारे Pn ट्रू हो जाते हैं आपके पास कि ये स्टेटमेंट सही है अगर, और आपने ये कंडीशन सही करवा दी कि कोई नेचुरल नंबर पे अगर ट्रू है तो उसके अगले वाले पे जरूर ट्रू होगा। आपको पता है अगर 1 पे ट्रू है तो 2 पे भी होगा, n = 2 पे, और जब 2 पे ट्रू आ गया तो उसके अगले वाले पर होगा 3 पर, और 3 पर आ गया तो 4 पर होगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है। इंडक्शन, दो टाइप का लॉजिक होता है, डिडक्शन और इंडक्शन। इंडक्शन ये है, जनरली हम दुनिया में जो लॉजिक लगाते हैं अपनी सोच में वो डिडक्शन लगाते हैं। कोई चीज देखते हैं, उसे एनालाइज करके रिजल्ट निकाल के लाते हैं, या रिजल्ट पहले से पता होता है, उसको प्रूफ करना होता है मेनली। ठीक है, अजम्पशंस होते हैं इसमें, उसमें अजम्पशंस नहीं होते हैं डिडक्शन में, लेकिन वो खैर सब लॉजिक की बातें। मैथमेटिकल रीजनिंग है आपके पास, लॉजिक है, वो इतना बड़ा टॉपिक है मैथमेटिकल रीजनिंग। सब टॉपिक ना बहुत बड़े बड़े होते हैं, मैथमेटिकल इंडक्शन, मैथमेटिकल रीजनिंग। लेकिन आपको सोचो, आपके सामने इंट्रोड्यूस अब किया गया, जो टॉपिक अब इंट्रोड्यूस हुआ है और रोक दिया गया इतना सा पढ़ा के, इसका मतलब बहुत बड़ा टॉपिक होगा। जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 9th क्लास में इतनी सी पढ़ाई थी, पॉइंट लगाना, 10th में जरा सी पढ़ाई, फिर बढ़ाई है ना आगे जाके। इसका मतलब ये थोड़ी कि वहीं तक थी, 3 डायमेंशन में आया थी 12th में। तो जो चीज इतनी सी पढ़ा के छोड़ दी गई, इसका मतलब सोचो वो हायर स्टडीज में बहुत ज्यादा है डेप्थ उसकी। लेकिन हमें उसका काम नहीं है, आपके पास तो मैंने स्टेप लिखवा दिया। पहले 1 पे चेक करना है, फिर k पे मानना है, चेक नहीं करना है, और फिर उस k पे अगर ट्रू आ गया तो k+1 पे ट्रू चेक करवाना है, प्रूफ करवाना है कि k+1 पे देखो भैया ट्रू है। अब इस सब बात का मतलब क्या है, सुनना भाई। क्वेश्चन क्या है, प्रूव बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन इफ a इज इक्वल टू 3 - 4 1 और -1 देन a की पावर n इज इक्वल टू 1 + 2n, माइनस में 4n लिखा है, माइनस में 4n, n और 1 - 2n। ठीक है, फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर n, मतलब नेचुरल नंबर के लिए होता है। आओ देखते हैं। तो आपने सबसे पहली चीज लेट Pn इज इक्वल टू, स्टेटमेंट मान लिया उसे, Pn स्टेटमेंट इज इक्वल टू नहीं, Pn स्टेटमेंट क्या है आपका, स्टेटमेंट कह रहा है कि a की पावर में n इज इक्वल टू 1 + 2n माइनस में 4n, n और 1 - 2n। आपका स्टेटमेंट ये लिखा है, स्टेटमेंट ये इंग्लिश में नहीं मैथ्स में लिखा है। ये स्टेटमेंट है कि a की पावर n इसके बराबर है, ये मैं मुंह से बोल रहा हूँ, जैसे a की पावर n इज इक्वल टू मैट्रिक्स के अंदर ये अरेंजमेंट, वो आपका मैथमेटिकली रिप्रेजेंट किया, वो स्टेटमेंट Pn के नाम से आया। ठीक है, अब आपको पहली चीज क्या करनी होती है, चेक P1। P1 क्या चीज हो गया, a की पावर में 1, मतलब n की जगह 1 पुट करना है, तो ये हो जाएगा 3, ये माइनस का 4, ये 1 और यहाँ -1। आप देखो ये जो a था यही आपको गिवन था, आपको पता चल गया P1 इज ट्रू, P1 इज ट्रू। आप मानोगे दूसरा स्टेप क्या होता है, लेट Pk इज ट्रू। Pk है कितना कि n की जगह पर k पुट किया, इसका मतलब a की पावर में k इज इक्वल टू, कर दूं n की जगह पर कितना आएगा, 1 + 2k माइनस में 4k k और यहां पर 1 - 2k। ठीक है, दूसरी चीज ये ट्रू है, ये मान लिया। तीसरी चीज आपको चेक करना है Pk+1 पे। मैं आपको पहले दिखाता हूं कि Pk+1 होगा कैसा। ट्रू होगा वो अलग बात है, नहीं होगा उसकी अलग बात है। कि n की जगह पर k+1 डालोगे, यहां k+1 आएगा, यहां पर 1 + 2 के साथ आपके पास k+1। आपको ये नहीं करना होता, ये तो मैं लिख के दिखा रहा हूं कि कैसा आना चाहिए। माइनस में 4 में n की जगह पर आपका k+1 आएगा, इस k की जगह पर n की जगह k+1 आएगा, या 1 - 2n था उसकी जगह पर k+1 आएगा, ऐसा बनना चाहिए।
ए के प्लस वन का मतलब ए की पावर में के प्लस वन का मतलब क्या हुआ? अगर आप ये स्टेटमेंट लिख रहे हो कि एन की जगह पर के प्लस वन डाला है, सारे एन की जगह के प्लस वन पुट हो जाना चाहिए, तब वो ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखना चाहिए। ये आपको लेकिन चेक करना होता है। तो आपने शुरू किया कि ए की पावर में के प्लस वन अपने आप में बराबर होता है ए की पावर में के इंटू ए के। अगर ये इसके बराबर होता है ए की पावर के, आप मान चुके हो स्टेटमेंट टू के माइनस में 4 के लिखा है, के लिखा है, 1 माइनस 2 के लिखा है। और ए स्टेटमेंट ए मैट्रिक्स कितनी दी थी आपको? सॉरी, स्टेटमेंट ए मैट्रिक्स 3 माइनस 4 1 और माइनस 1, इनका प्रोडक्ट लिखना है मुझे, इनका प्रोडक्ट। तो ए की पावर में के प्लस वन जो आया आपके पास, देखो प्रोडक्ट लिख रहा हूं मैं, 1 प्लस 2 के 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो 3 प्लस 6 के, और माइनस 4 के 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस का 4 के। ठीक है, फिर अगला वाला 1 प्लस 2 के माइनस 4 से मल्टीप्लाई हुआ, मतलब माइनस 4 माइनस 8 के, और फिर ये प्लस का 4 के, माइनस 4 के माइनस 1 से मल्टीप्लाई हुआ, फिर एक के 3 से मल्टीप्लाई हुआ, 3 प्लस 1 माइनस 2 के, और के वहां से मल्टीप्लाई माइनस का 4 के माइनस 1 प्लस 2 के, ये आया ए की पावर के प्लस 1। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया हमने। ठीक है, ये निकल कर आएगा, देखो 2k प्लस 3, ये निकल कर आया आपके पास 4k माइनस 4 माइनस 4k। ठीक है, ये निकल कर आया आपके पास 4 माइनस 2k, ये निकल कर आया आपके पास माइनस 1 माइनस 2k, ये निकल कर आया। आपको लाना क्या था? आपको सब में k प्लस 1 चाहिए, k प्लस 1। आओ मैं k प्लस 1 बनाता हूं। 2 तो कॉमन निकाल लिया मैंने, 2 के साथ k प्लस 1 लगा दिया। कैसे लगा दिया सर आपने? अरे इसी को बना रहा हूं, 2k प्लस 2 हो चुका है, 3 था, प्लस 2 आ चुका है, प्लस का 1 बचा। ठीक है, वहां से माइनस 4 के साथ आपने k प्लस 1 निकाल लिया। अच्छा, यहां माइनस 4 के साथ k प्लस 1, माइनस 4 के और माइनस का 4, यही टर्म है। अच्छा, यहां पर माइनस 2 के साथ आपने k प्लस 1 निकाल लिया। यही था अपना, क्या लाना था हमको? एक सेकंड, ये नहीं लाना था मुझे, ये लग रहा है k प्लस 1 है ना वहां पे सिर्फ। अच्छा, इसका मतलब गड़बड़ करी है मैंने, कुछ मल्टीप्लीकेशन में गड़बड़ करके बैठ गए हैं तीसरे टर्म में। तो 3k आएगा यहाँ पर। ठीक है, 3k आएगा, 3k नहीं लिखा क्या मैंने? 3k आएगा, सॉरी, 3k प्लस 1 माइनस 2k। तो सीधे सीधा k प्लस 1 ही उतरा है, पता नहीं क्या मल्टीप्लाई कर, वो सही किया है। माइनस का 4k, माइनस का 4k आएगा, k उससे मल्टीप्लाई होगा, और माइनस 1 प्लस 2k, ये ठीक लग रहा है। k पे तो यहाँ तो k प्लस 1 ही आया, ऐसे सीधा सीधा k प्लस 1 लिखा है। अच्छा, यहाँ पे k प्लस 1 बनाने जा रहा हूँ, माइनस 2 के साथ आपके पास k प्लस 1 बन गया, माइनस 2k माइनस 2, माइनस 2 आ गया, लेकिन अगर माइनस 1 है मतलब एक प्लस का 1 करना पड़ेगा। ठीक है, ये आपका a की पावर में k प्लस 1 आया। क्या ये ऐसा लग रहा है किसी ने a की पावर n इज इक्वल टू, जो n वाला था उसमें n की जगह k प्लस 1 डाल दिया? देख लो आप, क्या ये जो हमारा निकाला हुआ था वही था? a की पावर n कितना था? रुक जाओ, a की पावर n लिखता हूं मैं, 1 प्लस 2n माइनस का 4n, n 1 माइनस 2n। देखो n की जगह k प्लस 1 आ गया क्या? 1 प्लस 2n था n की जगह k प्लस 1, माइनस 4n था n की जगह k प्लस 1, यहाँ पे n की जगह k प्लस 1, यहाँ पे 1 था प्लस का, और माइनस का 2n था n की जगह k प्लस 1। ठीक है, इतनी बात में प्रॉब्लम नहीं होगी। ये क्या मतलब हुआ इस बात का? इस बात का मतलब ये हुआ कि किसी ने n की जगह k प्लस 1 डाल दिया, n की जगह k प्लस 1 डाल दिया। इसका मतलब जब आप k पुट कर रहे थे वो ट्रू था, और k प्लस 1 पुट करने में भी उन्हीं जगह पर k प्लस 1 आके लगा जिन जगह पर n बैठा हुआ था, उन्हीं जगह पर k प्लस 1 आके लगा। अगर उसी जगह पर k प्लस 1 आके लगा, इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट था आपका p के अंदर k प्लस 1, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। और जैसे ही आपको पता चला कि सिंस p1 इज ट्रू एंड इफ pk इज ट्रू देन pk प्लस 1 इज ऑल्सो ट्रू, दिस इंप्लाइज इट इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन क्या कहता है? सिंस p1 is true and pk plus 1 is true when pk is true, pk is true, this implies pn is true। कि पहली वैल्यू पे ट्रू है
और पी के प्लस वन जब ट्रू रहेगा, जब जब आपका पी के ट्रू रहेगा, इसका मतलब के अगर के वाला ट्रू है तो उसका अगले वाले इंटीजर की वैल्यू ट्रू रहेगी। तो 1 पे ट्रू है तो 2 पे हो जाएगा, 2 पे तो फिर 3 पे हो जाएगा, ऐसा करके पी एन ट्रू हो गया। देख लो आराम से, करें एक और करें। क्वेश्चन देखो अगला, अगर आपका ए जो है वो आया है कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा, प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है आपको कि ए की पावर एन जो आएगा वो कितना आएगा। अच्छा, कॉस एन थीटा साइन एन थीटा माइनस साइन एन थीटा और कॉस एन थीटा। ठीक है, पहली चीज आपने क्या करी कि लेट पी एन, जो आपका मैथमेटिकल स्टेटमेंट है वो क्या है कि ए की पावर में एन बराबर हो रहा है कॉस एन थीटा साइन एन थीटा, आपको लिखना भी तो आना चाहिए एग्जाम में, माइनस साइन एन थीटा और यहाँ पर कॉस एन थीटा, ये बराबर हो रहा है। अब आपको पहली चीज चेक करनी क्या होती है कि P1 ट्रू है कि नहीं। तो P1 को आपने लिखा ए की पावर में 1 इज इक्वल टू एन की जगह 1 पुट कर दोगे तो कॉस थीटा साइन थीटा और माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा। ठीक है, ये अपने आप में ट्रू। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद मानते हैं कि लेट पी के इज ट्रू, माना आपने कि पी के ट्रू है, तो पी के जो स्टेटमेंट होगा वो क्या होता है कि ए की पावर में के चढ़ाया वो बराबर होना चाहिए कॉस में के थीटा साइन में के थीटा माइनस साइन में के थीटा और कॉस में के थीटा के। यही था भाई एन में, हाँ ठीक है। फिर तीसरी चीज चेक करना है आपको पी के प्लस वन के लिए। आपको पता है पी के प्लस वन का मतलब इन जगहों पर के प्लस वन आना है, वो मैं डायरेक्ट अब सॉल्व करना शुरू करता हूँ। ए की पावर में के प्लस वन को आपने लिखा ए की पावर में के इंटू ए की पावर में के ट्रू हो चुका था, क्या निकल कर आया था कॉस के थीटा साइन के थीटा, ठीक है, माइनस साइन में के थीटा और यहाँ पर कॉस के थीटा, और इसके साथ ए मल्टीप्लाई होना है, मतलब कॉस थीटा साइन थीटा और माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा। ठीक है, जरा मल्टीप्लीकेशन करके लिख लें, कॉस के कॉस थीटा से मल्टीप्लाई होगा, कॉस के थीटा कॉस थीटा और माइनस साइन के साथ साइन के थीटा साइन थीटा, कोई तकलीफ नहीं। अगला वाला कॉस के थीटा साइन थीटा से मल्टीप्लाई हुआ, कॉस के थीटा इंटू साइन थीटा प्लस में साइन के थीटा इंटू कॉस थीटा। अगला वाला माइनस साइन के थीटा कॉस थीटा से मल्टीप्लाई हुआ, माइनस में साइन के थीटा कॉस थीटा से मल्टीप्लाई हुआ और माइनस में कॉस के थीटा साइन थीटा से मल्टीप्लाई हुआ। अगला वाला आपके पास माइनस में साइन के थीटा साइन थीटा और प्लस में आपके पास कॉस के थीटा कॉस थीटा, ये आ गया। देखो इसको सॉल्व करना बहुत आसान है, एक कॉस ए कॉस बी माइनस में साइन ए साइन बी लिखा हुआ है, कॉस ए प्लस बी बन गया, कॉस ए प्लस बी बन गया, मतलब कॉस के अंदर के थीटा प्लस थीटा, वो लिखा है कॉस ए साइन बी, देखो ये लिखा है साइन ए कॉस बी प्लस में कॉस ए साइन बी, तो साइन के अंदर के थीटा प्लस थीटा, साइन ए प्लस बी बनेगा ना, साइन के अंदर एक एंगल था के थीटा और एक थीटा, उल्टा पड़ा, पहले दूसरा वाला फिर पहला वाला टर्म। इसके अंदर अगर मैंने माइनस को बाहर निकाल लिया तो माइनस बाहर निकालते ही देखो ये बन गया आपके पास साइन ए कॉस बी प्लस, ये माइनस बाहर निकल जाए प्लस कॉस ए साइन बी, मतलब साइन ए प्लस बी, मतलब साइन में के थीटा प्लस थीटा। ठीक, उसके बाद वो लिखा हुआ है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, मतलब कॉस ए प्लस बी, तो कॉस के थीटा प्लस थीटा। ठीक है, इसको आपने जैसे ही लिखा तो कॉस के अंदर यहां पर आएगा के प्लस वन के साथ थीटा बाहर निकाल लिया, या साइन के अंदर के प्लस वन के साथ थीटा बाहर निकाल लिया, माइनस साइन के अंदर के प्लस वन और थीटा बाहर, और कॉस में के प्लस वन और थीटा बाहर आ गया। अच्छा, ये ऐसा लग रहा है एकदम कि n की जगह पर क्या पुट कर दिया गया है, k प्लस वन पुट कर दिया गया है। इसका मतलब उस स्टेटमेंट में अगर मैं n की जगह k प्लस वन पुट कर रहा हूं तो a की पावर k प्लस वन इसके बराबर आ रहा है, इसके बराबर आ रहा है। दिस इंप्लाइज कि पी के प्लस वन इज ट्रू, बिल्कुल वही चीज निकल कर आ रही है, जैसा आपका जनरल जो वैल्यू है वैसी वैल्यू निकल रही है। अब जैसे आपने बोला दिस इंप्लाइज पी एन इज ट्रू, तीनों बातों को मिलाकर फॉर ईच एन बिलोंगिंग टू एन, जो पी एन नाम का आपका स्टेटमेंट था वो हर नेचुरल नंबर के लिए ट्रू हो गया, जैसे आपने किया।
ठीक है भाई, आगे देखते हैं इसमें एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर इसे खत्म कर देंगे। आप समझ चुके हो अब तक वैसे तो। लेट ए एंड बी be two matrices such that they are commutative। अरे इतनी बात लिख दी, they are commutative। मतलब ए बी इज इक्वल टू बी है, शो दैट। अच्छा ये हम पहले कर चुके हैं, मतलब मैथमेटिकल इंडक्शन से नहीं, लेकिन मैंने आपको प्रॉपर्टी लिखवाई, शो दैट फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, कौन सा पॉजिटिव इंटीजर, एन के लिए। पहला स्टेटमेंट आपको क्या प्रूफ करना है कि ए बी की पावर में एन इज इक्वल टू बी की पावर में एन ए, और दूसरा स्टेटमेंट क्या प्रूफ करना है आपको, ए बी की टोटल पावर में एन इज इक्वल टू ए की पावर में एन बी की पावर में एन। अगर वो कम्यूटेटिव है तो दोनों चीज हम कर चुके हैं। देखें इसको, पहले वाले को, कि लेट जो आपका पी एन नाम का जो स्टेटमेंट है इसमें एन आ रहा है वो क्या है, ए बी की पावर में एन इज इक्वल टू बी की पावर में एन ए। पी वन को चेक किया आपने, पहला क्वेश्चन कर रहा हूं ना यहाँ, पी वन को चेक किया तो पी वन जो हो गया वो बराबर हो गया ए बी इज इक्वल टू पी वन स्टेटमेंट जो था। पी वन स्टेटमेंट कह रहा है ए बी इज इक्वल टू बी ए, ट्रू, ट्रू सिंस ए एंड बी आर कम्यूटेटिव। क्यों ट्रू हो गया, एक तो जनरली ट्रू नहीं होता ये, लेकिन गिवन बात क्या है कि ए और बी कम्यूटेटिव है तो ए भी बी ए के बराबर होगा। अब आप मान के चलोगे कि पी के इज ट्रू, पी के होगा ए बी की पावर में के इज इक्वल टू बी की पावर में के ए, ठीक है, इज ट्रू, ये बात सच है। फिर क्या करते हैं, पी के प्लस वन निकालते हैं, तो आपका जो पी के प्लस वन होगा वो क्या होगा, वो ए बी की पावर में के प्लस वन होगा। अब इसको प्रूफ कर रहा हूं, ये आना क्या चाहिए, ये आना चाहिए ए बी की पावर में के प्लस वन इज इक्वल टू बी की पावर में के प्लस वन ए, ऐसा आना चाहिए। ये लिख लिया है, इसको जैसे लिखा आपने इसको फौरन ए बी की पावर में के और इंटू बी, इतनी बात में कोई तकलीफ नहीं। अच्छा ए बी की पावर में के को आप अभी बी की पावर में के और ए लिख चुके हो, लिख लिया, और साथ में क्या लगा हुआ है, यहां पर बी लगा हुआ है। आपने एसोसिएटिविटी लगाई, एसोसिएटिविटी यहां पे लगाई थी, यहां पे तो प्रॉपर्टी वो लगाया था कि पी के इज ट्रू, तो ये चीज के बराबर है लिख दी। यहां पे एसोसिएटिविटी लगाई कि इन दोनों के मल्टीप्लाई होने के बजाय उन दोनों कर लेते हैं मल्टीप्लाई, तो बी की पावर में के साथ आपके पास ए बी आ गया। अच्छा यहां पर कम्यूटेटिविटी लगा दी, कम्यूटेटिव हो रहे हैं, आपको गिवन है कम्यूटेटिव, तो बी की पावर में के और बी ए, और फिर एसोसिएटिविटी लगा दी तो बी की पावर में के प्लस वन इंटू ए। जब आपने ये माना कि एन की जगह पर के प्लस वन पुट किया इधर, तो उधर भी क्या आया, आरएचएस में भी के प्लस वन आ गया, इसका मतलब पी के प्लस वन इज ट्रू। चेक कर लिया हमने, जैसे आपने बोला दिस इंप्लाइज पी एन इज ट्रू, जो आपका स्टेटमेंट है वो ट्रू है सारे एन के लिए, फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर एन, सब जगह लगा सकते हो आप, कोई तकलीफ नहीं। ऐसे अगला वाला कर ले, ये मैं जल्दी जल्दी करवा रहा हूं, आप मुझे ख्याल से आपको तकलीफ नहीं होगी इसके अंदर। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन भी आपका ब्रशअप हो जाएगा इससे। ए बी की पावर में एन इज इक्वल टू ए की पावर में एन बी की पावर में एन। किसी का दिल तो नहीं चाह रहा कि बी की पावर में एन ए की पावर में एन होगा, अरे रिवर्सल थोड़ी लगता है, इनवर्स और ट्रांसपोज में होता है वो तो। ठीक है, तो पहली चीज आप क्या चेक करोगे, लेट आपका पहले तो पी एन स्टेटमेंट मानोगे, लिखने का तरीका यही है। स्टेटमेंट आपने क्या माना कि ए बी की पावर में जो एन है वो बराबर होगा ए की पावर में एन बी की पावर में एन। फिर आपने बोला कि पी वन चेक कर लेते हैं, और पी वन मतलब ए बी, पी वन क्या कह रहा है कि ए बी जो है वो ए बी के बराबर है, हो गई, एन की जगह वन पुट कर दिया ना। फिर दूसरी बात क्या होती है कि पी के आपका ट्रू है, पी के कितना, ए बी होल की पावर में के इज इक्वल टू ए की पावर में के और बी की पावर में के, ट्रू है, इज ट्रू। अगला वाला फिर उसके बाद पी के प्लस वन, इसको चेक करना है। पी के प्लस वन का मतलब हुआ कि ए बी की पावर में कितना आया आपके पास, के प्लस वन। ठीक है, अभी देखना, इसको आप लिखोगे ए बी की पावर में के प्लस वन इंटू ए बी, अरे के सॉरी, इतनी बात में कोई तकलीफ नहीं। अच्छा ए बी, ये के पावर, ये के प्लस वन हो जाती है टोटल पावर। अच्छा आओ, क्योंकि आपका के वाला टर्म ट्रू है, वो क्या कहता है कि अगर ए बी की पावर में के है तो ए की पावर में के और बी की पावर में के जाएगा,
यहाँ से लिख दिया मैंने a की पावर में k और b की पावर में k, और यहाँ पे लिखा हुआ a और यहाँ पे लिखा हुआ है b, ठीक है। अब पिछली प्रॉपर्टी का यूज करते हो, पिछली प्रॉपर्टी का जो अभी पिछला वाला प्रूफ किया है कि b की पावर में k इंटू ए बराबर हो जाता है a इंटू बी की पावर में k के। ये जो जो इसका फर्स्ट क्वेश्चन था उसको यूज करते हुए आपने इसकी वैल्यू, ये a की पावर में k अपनी जगह है, ठीक है, इसकी वैल्यू आपने a इंटू बी की पावर में k लिख दी और ये b लगा हुआ है। अब आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, ये a की पावर में k+1 आ गया और इन दोनों कर लिया b की पावर में k+1 आ गया, ठीक है। आपको यही चाहिए था कि जब आपने n की जगह पर k+1 वहां पुट किया तो पूरे फॉर्मूले में n की जगह क्या पुट हो जाए, k+1 पुट हो जाए। जैसे ही वो पुट हो गया आपने बोल दिया p में k+1 इज ट्रू, दिस इंप्लाइज pn इज ट्रू। ये स्टेटमेंट सब जगह के लिए वैलिड है। pk+1 ट्रू होने से सिर्फ वो नहीं हुआ है, क्योंकि p1 ट्रू था और pk+1 तब ट्रू था जब pk ट्रू था। दिस इंप्लाइज, तीनों कंडीशन मिलाए क्या बोलती हैं कि pn इज ट्रू। आपको उसका लॉजिक समझ में आना चाहिए, मैंने लॉजिक शुरुआत में समझा दिया था कि पहली के लिए ट्रू है और आपने pk इज ट्रू, दिस इंप्लाइज pk+1 इज ट्रू का मतलब क्या होता है कि किसी इंटीजर के लिए ट्रू है तो उसके अगले के लिए जरूर होगा। pk को ट्रू माना और k+1 में प्रूफ कर रहा है, तो 1 पे ट्रू आपने कह दिया तो उसके हिसाब से 2 पर होगा, जैसे 2 हो गया वैसे 3 पर होगा उसके अगले पर। ऐसे करते करते सारे नेचुरल नंबर पे हो जाएगा। मेरे ख्याल से इतनी बात में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये हो गया आपका प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। इसके बाद हमारी छोटी छोटी चीज बचती है, ठीक है। क्या चीज आती है आपके पास? पहली ये चीज, क्योंकि हम डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पढ़ चुके हैं तो हमारा डिफरेंशिएशन, नहीं तो ये अगर पहले अगर सिलेबस वाइज चला जाता तो पहले मैट्रिसेस पढ़ते, तो जब डिफरेंशिएशन पढ़ा जाता तो डिफरेंशिएशन ऑफ डिटरमिनेंट उसमें पढ़ते और इंटीग्रेशन पढ़ा जाता तो इंटीग्रेशन ऑफ डिटरमिनेंट उसमें पढ़ते, लेकिन हमने पहले ही पढ़ लिया डिफरेंशिएशन ऑफ डिटरमिनेंट। डिफरेंशिएशन ऑफ डिटरमिनेंट देखना भाई, अगर मान लो आपके पास कोई fx है, 2/2 में दिखा रहा हूं आपके पास, ठीक है, f1x, f2x, f3x, f4x, मतलब कोई फंक्शन है fx जिसके जो डिटरमिनेंट की फॉर्म में, और डिटरमिनेंट में जो चारों टर्म पड़े हुए हैं वो x के फंक्शन है, वो x² कुछ x³ log x sin x ऐसे कुछ होगा, ठीक है। तो जो f' निकलता है, f', अगर वो आपसे कहेगा fx होगा कितना, fx आपको पता है कितना होगा, f1x के साथ f4x मल्टीप्लाई होगा, माइनस में f2x के साथ f3x मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अगर अब कोई f' पूछे तो आपको पता है ये दोनों x के फंक्शन थे, इसमें लगेगा प्रोडक्ट रूल, उसमें लगेगा प्रोडक्ट रूल, इसमें प्रोडक्ट रूल लगा रहा हूं। आपके पास निकला f1x का डेरिवेटिव, ठीक है, के साथ f4x, प्लस में आपके पास निकला f1x के साथ f'4x, माइनस साइन तो यहां लग गया, माइनस में आ गया f2' के साथ आपके पास f2' के साथ f3 निकला, और माइनस में आ गया f2 के साथ f3' निकला, ठीक है। अब देखो यहां मैंने लिखा f1' f4, माइनस में f2' f3, प्लस में f1 के साथ f4', माइनस में f2 के साथ f3'। देखो ऐसे कर दिया कि वो प्लस माइनस और प्लस माइनस, ये दोनों प्लस वाले थे वो दोनों माइनस वाले थे, एक साथ ले लिया ऐसे करके। अच्छा, अगर आप इसका डिटरमिनेंट बनाना चाहो, मैं आपको दिखाता हूं, अगर मैं इसको ठीक से लिखना चाहूं, दो चीजों का प्रोडक्ट माइनस में फिर दो चीजों का प्रोडक्ट, ये खुद 2/2 का डिटरमिनेंट होगा, ये ऐसे ही है, ये 2/2 का डिटरमिनेंट होगा। देखो कैसे लिखोगे, क्या कहता है f1' f2', यहां पर आएगा f3 और f4, देख लो आराम से, डैश f1' f4 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस में f3 मल्टीप्लाई होगा f2' से, प्लस साइन के साथ एक और डिटरमिनेंट लिखा हुआ है। अब की बार यहां पर f1 लिखा है, f2 लिखा है, यहाँ f3 का डैश, यहाँ f4 का डैश। देखो f1 मल्टीप्लाई होगा f4 के डैश से, माइनस साइन के साथ f2 मल्टीप्लाई होगा f3 के डैश से, ठीक है। ये आपका f' निकल कर आया, f' निकल कर आया। क्या हो रहा है ये f' में, ये क्या चीज निकल आई आपके पास, ये देखो क्या निकल कर आया असल में, कि आपके पास अगर कोई डिटरमिनेंट लिखा होता है, ठीक है, मान लो आपके कोई डेल्टा x नाम का डिटरमिनेंट लिखा है,
वो लिखा हुआ है आपके पास, यहां पर मैं लिख देता हूं PQR LMN UVW, और ये सब के सब ये PX QX RX LX MX NX ये सब x के फंक्शन है। तो अगर कोई आपसे डेल्टा डैश x मांगता है तो क्या किया जाता है कि पहले होता है पहली रो का डिटरमिनेंट, बाकी दो ऐसे ही रहते हैं। देखो पहली रो का डिटरमिनेंट, दूसरी रो सेम रही, ठीक है। तो पहली रो का डिटरमिनेंट क्या आएगा आपके पास निकल के, P डैश Q डैश R डैश, यहां पर आपका L M और N, और यहां पर U V और W, बाकी दोनों रो ऐसी। फिर प्लस साइन के साथ अब पहली रो का हो गया, अब दूसरी रो का डिटरमिनेंट, दूसरी रो का डिटरमिनेंट कितना लिखोगे, ये हो गया P Q और R, दूसरी रो के सारे एलिमेंट का L डैश M डैश और N डैश। आपको लगेगा सर अगर एलिमेंट कांस्टेंट हुए तो उनका डेरिवेटिव जीरो आ जाएगा, ये वाला पार्ट हट जाएगा बीच में से। यहां पर क्या लगा हुआ, U V और W। उसके बाद तीसरी रो का डिटरमिनेंट, बाकी दो रो ऐसे ही, P Q R, यहां पर L M और N, और यहां पर आपका U डैश V डैश और W डैश, ठीक है। एक एक रो का डिटरमिनेंट होता जाएगा, आप रो का कर लो चाहे आप कॉलम का कर लो, कि इस कॉलम का फिर उस कॉलम का फिर उस कॉलम का, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। सेम आएगा क्या कॉलम, अगर इसको मैं लिखूं इसे प्रूफ में देख लूं एक बार, क्या हमारे पास सेम आ रहा है, F डैश F2 डैश, हाँ सेम आएगा, कॉलम में लिख लो F डैश F3 डैश अगर ले लिया जाता, F1 डैश और F3 डैश वाला वो वाला, तो F1 डैश F3 डैश आता इसके साथ वो, हाँ ठीक है, तब भी वही आता, सेम आता, कोई फर्क नहीं, फर्क पड़ता ही नहीं डिटरमिनेंट में। तो आपके सामने क्या बात निकल कर आई कि अच्छा मतलब एक एक करके रो का डिटरमिनेंट लेना है, मतलब अगर आपके पास डेल्टा एक्स ऐसे करके लिखा हुआ है कि ये रो 1 है पूरी एक्सपेंडेड होगी, ये रो 2 है, ये रो 3 है, तो इसका जो डेल्टा डैश एक्स होगा वो ऐसे आता है कि R1 का डैश सारे एलिमेंट का डैश, ये R2 और R3 ऐसे ही लिख दिया, ये पूरा डिटरमिनेंट है, ये एलिमेंट नहीं लिखा है, पूरी रो होगी यहाँ पर 3 3 बाई 3 का है, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास ये R1 ऐसे आया और R2 का डैश लगा, ये R3 ऐसे आया, और अगले वाले में आपके पास R1 भी ऐसे आया, R2 भी ऐसे आया, और फिर R3 का डैश लगा। सेम कैन बी डन इन कॉलम, सेम कैन बी डन इन कॉलम, कॉलम में सेम काम होगा। अच्छा ठीक है, इसमें और क्या बात होती है कि अगर मान लो आपके पास कोई fx ऐसा दे रखा है, f1x f2x और f3x के एक रो तो उसकी f और ये a b c और ये d e और f, कि आपको पता है कि a b c d e और f ये तो है कांस्टेंट, ठीक है, और f1 f2x एक रो सिर्फ ऐसी है जो फंक्शन ऑफ x है, बाकी दोनों रो कांस्टेंट है। ये कब आपका इस्तेमाल होगा, देखो आपने f डैश x निकाला, आपको पता है कि पहली रो का डेरिवेटिव हो गया f1 डैश x, यहां पर आपका f2 डैश x और यहां पर आपका f3 डैश x, ठीक है, और यहां पर आपका a b और c और यहां पर d e और f, ये हो गया। क्यों दूसरी वाली रो का क्यों नहीं किया, आपको पता है अगर ये कांस्टेंट टर्म है तो अगली रो अगला डिटरमिनेंट में कैसे लिखूंगा कि ये एज इट इज और इसका डेरिवेटिव 0 0 0 आ जाएगा, डिटरमिनेंट 0, ऐसे पर ये दोनों रो एज इट इज और तीसरी का डेरिवेटिव वो भी 0 आ जाएगा। और ऐसे ही केस में अगर कोई आपसे f डबल डैश x मांग ले कि इसका डेरिवेटिव बताओ, तो आपको पता है यहां पे आप f1 का डबल डैश x और f2 का डबल डैश x और f3 का डबल डैश x, और यहां पर a b और c और यहां पर d e और f डबल डैश। आप कहोगे सर इसमें नहीं कर सकते क्या डबल डैश, बिल्कुल कर सकते हैं उसमें डबल डैश, डबल डिफरेंशिएबल फंक्शन हो आप बिल्कुल कर सकते हो डबल डैश, लेकिन आप एक बात सोचो, आप इसका डेरिवेटिव, ये 3 टर्म लिखे हैं एडिशन में, एडिशन में डिफरेंशिएशन बढ़ता है, अगर डबल डैश लगाओगे इसका डेरिवेटिव उसका डेरिवेटिव उसका डेरिवेटिव, ये अपने आप में 3 डिटरमिनेंट निकाल के देगा। एक बार इसका डेरिवेटिव होगा p डबल डैश q डबल डैश r डबल डैश, ये एज इट इज ये एज इट इज, फिर इसका डेरिवेटिव होगा ये दोनों एज इट इज, फिर इसका, फिर ऐसे करें 3 इसमें और 3 इसमें, 9 निकल आएंगे 2 डेरिवेटिव लेते ही। तो इसलिए मैं मैं ये बात ही नहीं कर रहा कि सब x के फंक्शन है, और 9 निकल आएंगे वो तो 9 ठीक है, वो 9 के तीसरा डेरिवेटिव लेते 27 बन जाएंगे, 27 डिटरमिनेंट थोड़ी लिखेंगे हम, तो इसलिए इन पे बात ही नहीं होती कि जब तीनों x के फंक्शन है तब आपको डबल डेरिवेटिव की कोई बात नहीं करी जाएगी। आपसे डबल डेरिवेटिव की या ट्रिपल डेरिवेटिव की बात तब करी जाएगी जब एक रो x का फंक्शन, अगर आपके पास दूसरी रो में भी कहीं x है तो आप कोशिश करो कि उसे कॉमन निकालो, कॉमन वगैरह निकालो कि उसका बाहर निकाल लो उस x को, कोई x मल्टीप्लाई हो रहा है कि 3x 2x 5x लिखा हुआ है, उस x को बाहर निकाल लो,
तो फिर प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, एक बार इस x का 1 और ये डिटरमिनेंट ऐसी, फिर x ऐसी और डिटरमिनेंट का डेरिवेटिव आपको पता है, ठीक है, तब आप ऐसे करो, लेकिन क्योंकि डबल डेरिवेटिव निकालते हैं, नहीं तो तकलीफ देगा वो बहुत। अब यहीं पे अगर कोई बात करते हैं सर nth डेरिवेटिव बताओ, हम तो जनरल बात करेंगे, तो आपको क्या तकलीफ है भैया, आपको खेल करना है, लो ये क्या चीज होती है, ये डी बाई डी एक्स एन टाइम्स डेरिवेटिव, ये होता है ना, तो आपको पता है दूसरी बार किया तो भी, तीसरी बार करोगे तो भी सेम काम होगा, तो इसका मतलब यहाँ पर f1 n टाइम्स डेरिवेटिव हो चुका है, यहाँ पर f2 आपका n टाइम्स डेरिवेटिव हो चुका है, यहाँ पर आपका f3 n टाइम्स डेरिवेटिव हो चुका है, और ये a b c अपनी जगह लगे हुए हैं और d है, बाकी जितने भी टर्म आए होंगे उनके अंदर इनका डेरिवेटिव हुआ होगा और ये जीरो बना दिया होगा सारे डिटर्मिनेंट को, देख लो आराम से, ये डिफरेंशिएशन लिखने का तरीका होता है। आ जाऊं क्वेश्चन में, इसमें बस एक ही नोट डालना है आपको कि अगर डिफरेंशिएशन करने को बोल दिया है तो ये नहीं है कि कुछ भी करके आप डिफरेंशिएशन ही करो, इफ डिटर्मिनेंट इज इजी देन फर्स्ट एक्सपेंड देन डिफरेंशिएट, पहले करोगे एक्सपेंड फिर करोगे डिफरेंशिएट, देन एक्सपेंड देन डिफरेंशिएट। मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ, ठीक है, अगर आपका एफ एक्स जो लिखा हुआ है फंक्शन ऑफ एक्स, वो कैसे लिखा हुआ है, 5 2 और 1, 5 लिखा 3 लिखा, 3 2 और 1, यहाँ पे लिखा 6x स्क्वायर, यहाँ पे लिखा हुआ है आपके पास 2x क्यूब, यहाँ पे लिखा हुआ है आपके पास x की पावर में 4, और यहाँ लिखा हुआ है 1a और a स्क्वायर वेयर a इज अ कांस्टेंट। तो आपसे पूछा गया है f डबल डैश a डबल डेरी, और आपको देखो एक कॉलम में सिर्फ x के फंक्शन है, बाकी दोनों कॉलम कांस्टेंट है, इसीलिए वो डबल डेरिवेटिव पूछ रहे हैं। आपको लगेगा सर यहां भी x होता तो नहीं पूछते क्या, अरे पूछ सकते थे, लेंदी बहुत हो जाता क्वेश्चन, 9 डिटरमिनेंट खुलकर आते हैं, 9 तो इसमें 6 खुलते हैं लेकिन तब भी बहुत हो जाता। तो आपने पहले f डैश x निकाला, आपको पता है ये 3 2 1 सिर्फ इसका डेरिवेटिव होना 12x 6x स्क्वायर 4x क्यूब, यहां पर 1a और a स्क्वायर, तो f डैश x निकला। अब आपको क्या निकालना है, f डबल डैश x, f डबल डैश x, f डबल डैश x कितना निकल कर आएगा, वो 3 2 और 1, ये निकल कर आएगा 12, ये निकल कर आएगा 12x और ये निकल कर आएगा 12x स्क्वायर, और यहाँ पर 1a और a स्क्वायर। आपसे पूछा क्या गया, आपसे पूछा f डबल डैश a, कि f डबल डैश a का मतलब x की जगह a पुट करना है, तो आपके पास क्या बनकर आया, f डबल डैश a जो है, मैंने 12 तो बाहर निकाल लिया, सेकंड कॉलम से 12 बाहर निकाल लिया, ये 3 2 1 लिखा हुआ है, ये 1a पुट कर दिया, ये a स्क्वायर, ये 1a और a स्क्वायर। आपको पता है दो कॉलम सेम हो गए, डिटरमिनेंट के अंदर कितना आंसर देगा, डिटरमिनेंट 0, डिटरमिनेंट ने कितना आंसर दे दिया, 0। इतनी बात में तकलीफ नहीं, आगे आते हैं। लेट एफ एक्स इज इक्वल टू, एफ एक्स की वैल्यू कितनी होती है, कॉस एक्स साइन एक्स कॉस एक्स, कॉस 2x साइन 2x, ठीक है, 2 cos 2x, यहां पर आपका cos 3x साइन 3x, यहां पर 3 cos 3x, ये एफ एक्स दे रखा है। तो आपको निकालना है एफ डैश पाई बाई 2, कि डेरिवेटिव निकालो और एक्स की जगह क्या पुट करोगे, पाई बाई 2 पुट करोगे, देख लो। आपको पता है ये तो 3 में खुलने वाला है, एफ डैश एक्स पहली रो का कर देंगे, कितना आएगा माइनस का साइन एक्स, यहाँ पर कितना निकलेगा कॉस एक्स, यहाँ पर कितना निकलेगा माइनस साइन एक्स। इतनी बात में तकलीफ नहीं। अच्छा एक पूरा कॉलम कॉस का है, फिर साइन का है, फिर कॉस का है, अच्छा ऐसे कर लूँ क्या, कैसे कर लो, ठीक है, ये लिख दिया आपने, फिर यहाँ पर ये ऐसे ही रहा, ये cos 2x, यहाँ पर sin 2x, और यहाँ पर 2 cos 2x, यहाँ पर आपका है cos 3x, यहाँ पर आया sin 3x, और यहाँ पर आया 3 cos 3x। अच्छा अच्छा, नहीं इसमें ना क्वेश्चन लेंदी हो जाएगा, पाई बाई 2 पुट करना। क्यों ऐसा मैं क्यों सोच रहा हूँ,
क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जब आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो ये cos x निकालेगा, ये 2 cos 2x निकालेगा, ये 3 cos 3x निकालेगा, इसके ऐसा बन जाएगा, कट जाएगा। तो कॉलम वाइज कर लेते हैं। ये हमने करके देखा, फिर हमें लगा कि नहीं कॉलम वाइज ज्यादा इजी पड़ेगा, तो पहले कॉलम का डिफरेंशिएशन कर रहा हूं मैं। पहले कॉलम का डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस में sin x, माइनस में 2 sin 2x, ठीक है, और यहां पर माइनस में 3 sin 3x, ठीक है। ये ऐसे ही लिखा हुआ है sin x, ये लिखा हुआ है sin 2x, ये लिखा होगा sin 3x, यहां पर होगा cos x, यहां पर 2 cos 2x और यहां पर 3 cos 3x, ठीक है। फिर प्लस साइन के साथ दूसरे कॉलम का ये ऐसे ही रहा, cos x ऐसे ही रहा, cos 2x ऐसे ही रहा, cos 3x ऐसे ही रहा। दूसरे कॉलम का निकल कर आया यहां पर cos x, यहां पर 2 cos 2x और यहां पर 3 cos 3x, यहां पर लिखा हुआ है cos x, यहां पर लिखा हुआ है 2 cos 2x, यहां पर लिखा हुआ है 3 cos 3x। तीसरे वाले में पहला कॉलम ऐसे ही cos x cos 2x और cos 3x, दूसरा कॉलम एज इट इज sin x sin 2x और sin 3x, लेकिन तीसरे कॉलम में माइनस में sin x का डिफरेंशिएशन, माइनस में 4 sin 2x, माइनस में 9 sin 3x, इसका डेरिवेटिव। इतनी बात में तकलीफ नहीं होगी, ठीक है। इसके बारे में तो मैंने बात कर दी, ये पूरा मेथड ही इसलिए लगाया कॉलम वाला कि वो जो डिटर्मिनेंट है वो मुझे दिख गया कि cos cos सेम, 2 cos सेम, 3 cos 3 का 2 लगा हुआ है बाहर, यहां पर दिख नहीं रहा है, ठीक है। आपको पता है ये दोनों कॉलम सेम हो गए, डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ गई, ठीक है। क्या ये कॉलम कॉरस्पॉन्डिंगली सेम है क्या? आपको सर कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाए तो प्रोपोर्शनल है, नहीं, सेम कांस्टेंट मल्टीप्लाई होगा तब में, सेम कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाई हो, ठीक है। तो आओ मैम, तो मैं डायरेक्ट f डैश पाई बाय 2 लिख रहा हूं भाई, और तो कहीं कुछ नहीं हो रहा। f डैश पाई बाय 2 कितना निकल कर आएगा? -1 1 0 0 0 -2, अच्छा 3 पाई बाय 2 बनेगा ना ये। और ये 0 कैसे आया? यहाँ पर पाई बाय 2 डालूंगा तो पाई बन जाएगा, साइन पाई 0 होता है, 3 पाई बाय 2 बनेगा, मतलब -1 मतलब 3 बन जाएगा इधर, -1 3 पाई बाय 2, कॉस में 3 पाई बाय 2 की वैल्यू आती है 0, 0 बन जाएगा एक डिटरमिनेंट। दूसरा डिटरमिनेंट कॉस पे 0, साइन पे आपका 1, यहाँ -1, कॉस 2x में यहाँ -1, साइन 2x पे 0, साइन 2x पे 0, पाई बाय 2 डाल लो, कॉस 3x पे 0, साइन 3x पे -1, साइन 3 -1 मतलब यहाँ पे 9, ठीक है। इतनी बात में तकलीफ नहीं। इसको कहां से एक्सपेंड करूं? सबसे अच्छा दिख रहा है मुझे, मैं तो इसे कॉलम 3 से एक्सपेंड करूंगा। कॉलम 3 से एक्सपेंड किया, प्लस का 2 आएगा, यहाँ प्लस साइन, यहाँ माइनस साइन लगेगा, पहले से एक माइनस है, प्लस का 2 आएगा, 1 - 3 लिखोगे प्लस में। इसको कहां से एक्सपेंड करें? इसको मैंने किया कॉलम 1 से एक्सपेंड, कॉलम 1 से किया तो पहला तो 0 आया और -1 का +1 हो गया और 9 + 2 निकला, ठीक है। ये निकला माइनस का 4 और ये निकला प्लस का 11, मतलब वैल्यू आनी चाहिए 7। 7 है क्या इसका आंसर? 7 क्यों नहीं आ रहा इसका आंसर? चलो खैर कोई दिक्कत नहीं, आप समझ गए ना, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई इधर उधर। मैंने कहां से खोला है इसे? कॉलम 3 से 0 आएगा, फिर माइनस का -2 आएगा और इधर आएगा 1 - 3, ठीक है। माइनस का 2 आएगा, -4 निकलेगा, ठीक है। देख लें, इसको किससे खोला था? रो कॉलम 1 से खोला था, तो 1 लेंगे और 9 -1 आएगा ना, 9 2 क्यों, अरे 2 कर दिया, ऐड कर दिया मैंने उनको, 9 - 1 8 हो जाएगा इधर, तो यहाँ 4 आएगा, ठीक है। खैर सब छोटी छोटी बातें, इतनी बात में कोई तकलीफ नहीं। डिटर्मिनेंट का डिफरेंशिएशन। आगे अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? इफ f(x) इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ x की पावर में n, n का फैक्टोरियल 2,
यहाँ पे लगा हुआ cos x, cos के अंदर n पाई बाई 2, x का फंक्शन है ये 4, यहाँ पे लगा हुआ आपका sin x, यहाँ पे लगा हुआ sin n पाई बाई 2, यहाँ पे लगा हुआ 8, देन वैल्यू ऑफ डी एन, अच्छा n टाइम डिफरेंशिएशन किया गया एफ एक्स का, कहाँ पर वैल्यू निकालनी है उसकी, एट एक्स इज इक्वल टू 0, मतलब ये पूछ रहे हैं ये एफ एन 0, ये पूछ रहे हैं n टाइम्स डेरिवेटिव। अच्छा n टाइम्स डेरिवेटिव मैंने आपको बताया था, अगर उन्होंने 2-3 बार डिफरेंशिएशन दे दिया है तो वो एक ही कॉलम में या एक ही रो में वेरिएबल पकड़ाएंगे। आपको कहीं लगे कि n सर वेरिएबल है क्या, नहीं, n फैक्टोरियल लिखा हुआ कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट बहुत बड़ी वैल्यू है लेकिन कांस्टेंट वैल्यू। यहां x की पावर में ये एक कॉलम है जिसका डिफरेंशिएशन आपको करना है n टाइम्स। अब सवाल सब n टाइम्स के डिफरेंशिएशन पे है, इसमें आपको थोड़ी तकलीफ हो सकती है। एफ एक्स इज इक्वल टू क्या लिखा था भाई, एक्स की पावर में, यहाँ पे लिखा था cos x और यहाँ पे लिखा था sin x, ये तो था, हाँ ठीक है। यहाँ पे क्या था n फैक्टोरियल, यहाँ पे क्या था आपका cos के अंदर n पाई बाई 2 और यहाँ पर क्या था आपका sin में n पाई बाई 2, ठीक है। यहाँ पे था 2, 4 और 8। मैं आपको दिखा रहा हूँ, मुझे सिर्फ इसका डिफरेंशिएशन करना है। n टाइम्स अगर इसका डिफरेंशिएशन होगा, समझना पहली बार होगा तो n उतरेगा और x की पावर में n-1 बचेगा, दूसरी बार होगा तो n-1 उतरेगा, तो n इंटू n-1 और x की पावर में n-2। तीसरी बार होगा, देखो डिफरेंशिएशन होता जाएगा, क्या बनता जाएगा, ये x की पावर n का क्या होता रहता है, n x की पावर में n-1, ठीक है। n इंटू n-1 के साथ x की पावर में n-2, n इंटू n-1 इंटू n-2 के साथ x की पावर में n-3, याद रहता है। 3 बार डिफरेंशिएशन हुआ है अभी, n-3 आ गया। अगर 3 बार होने पे यहां n-3 आ रहा है तो n बार होने पर चलता जाएगा ऐसे करके, तो n-1 से लेकर आपके पास 1 तक और x की पावर में n-n, तो कितना निकल कर आता है, सिर्फ n फैक्टोरियल बचता है, सिर्फ n फैक्टोरियल बचता है, सिर्फ n फैक्टोरियल। n टाइम्स n पावर है, अगर 2 पावर होती है और 2 बार डिफरेंशिएशन कर दिया तो कांस्टेंट आता है। अगर n पावर है, n बार डिफरेंशिएशन कर दोगे तो सिर्फ कांस्टेंट आएगा। वो कांस्टेंट क्या होगा, पावर एक एक बार n, फिर n-1, फिर n-2, n-3 उतरती गई है, तो ये 1 से लेकर n तक का प्रोडक्ट है, इसे बोलते हैं n फैक्टोरियल। इतनी बात में तो कोई तकलीफ नहीं। अगला वाला देखना, ये सब आपको तकलीफ देते हैं थोड़ा थोड़ा। cos x को क्या लिखें, माइनस का क्या निकलेगा, sin x, फिर क्या निकलेगा माइनस में cos x, फिर क्या निकलेगा आपके पास sin x, फिर क्या निकलेगा आपके पास cos x, ऐसे करके निकलता जाएगा। अच्छा अच्छा, यहां से यहां गए हैं, फिर यहां से वहां चले गए, वहां से वहां चले गए, क्या क्या करते जा रहे हैं, देखो क्या करते जा रहे हो। cos के एंगल में क्या हुआ, ये यहां से यहां अगर मैं डिफरेंशिएशन से ना जाकर ट्रिग्नोमेट्री से जाऊं तो cos के अंदर π/2 प्लस x, π/2 माइनस एक्स नहीं, 90 माइनस जीरो तो साइन बना देगा, π/2 प्लस एक्स आपका क्या बना देता, माइनस का साइन एक्स। अच्छा, π/2 प्लस एक्स माइनस साइन एक्स बनाएगा। अच्छा, तो यहां से वहां, यहां से इस असली वैल्यू से वहां कैसे जाते हैं, cos के अंदर पाई प्लस एक्स, मतलब π/2 और ऐड किया, ये तो लेकिन नेगेटिव नहीं आएगा, नेगेटिव आएगा तो देखना नेगेटिव आएगा। पाई प्लस एक्स का मतलब हुआ पाई से आगे बढ़ गए आप, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में चले गए, थर्ड में cos कैसा आएगा, नेगेटिव। तो फिर वो sin x कैसे आता है, आप cos के अंदर 3π/2 प्लस एक्स करो। देखो जिन्होंने मुझसे पढ़ा है मैं उन्हें उस तरीके से बता दूं जैसे मैं बताता हूं। पाई है, पाई एंगल नो चेंज की लाइन है, नो चेंज की लाइन है, आपको पता है cos का cos रहेगा, प्लस एक्स करना है कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, नेगेटिव आ गया, उसको दिखाता हूं। 3π/2 है, चेंज की लाइन होती है 3π/2, मतलब cos का साइन बनेगा, बन गया 3π/2, मतलब आप यहां खड़े हुए हो थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट की एज पे, प्लस एक्स किया, फोर्थ में चले गए, फोर्थ में cos कैसा होता है, पॉजिटिव, प्लस साइन के साथ निकला। इसका मतलब पहले डिफरेंशिएशन में एक बार π/2, दूसरे डिफरेंशिएशन में 2 बार π/2, तीसरे डिफरेंशिएशन में 3 बार π/2, तो जब आप इसका n टाइम्स डिफरेंशिएशन कर दोगे तो इसका मतलब वो निकल कर आएगा cos के अंदर x प्लस n π/2 आफ्टर n डिफरेंशिएशन, cos x, ठीक है,
एफ एन एक्स, ये कर दिया जब आपने n टाइम्स डिफरेंशिएशन, ये निकल कर आएगा कॉस के अंदर x प्लस एन पाई बाई टू। पहले डिफरेंशिएशन का जो आंसर आता है, पहले डिफरेंशिएशन का आंसर माइनस का साइन एक्स, वो उसको कैसे लिख सकते हो, इस कॉस से, कॉस पाई बाई टू प्लस एक्स। दूसरे का जो आता है माइनस कॉस एक्स, उसे इससे कैसे लिख सकते हो, पाई प्लस एक्स। तीसरे का जो आता है उसे इससे कैसे लिख सकते हो, कॉस थ्री पाई बाई टू प्लस। इसका मतलब हर एक बार एक्स के अंदर पाई बाई टू ऐड करते जा रहे हो, एक बार पाई बाई टू, एक पाई बाई टू, फिर दो पाई बाई टू, फिर तीन पाई बाई टू, और ये कैसे लाए होगे आप, चार पाई बाई टू, चार पाई बाई टू कर दोगे, इसका मतलब टू पाई ऐड कर रहे हो, टू पाई ऐड करने से कॉस का क्या बन गया, कॉस ही बन जाता है। ये बात समझ में। अच्छा, सिमिलर तरीके से आपको मैं साइन दिखाता हूं कि साइन एक्स का निकला आपके पास कॉस एक्स, और कॉस का निकला माइनस में साइन एक्स, थर्ड क्वाड्रेंट में जा चुके हैं, और माइनस में साइन एक्स का निकला माइनस में कॉस एक्स, और माइनस में कॉस एक्स का निकला प्लस का साइन एक्स। यहां से यहां अगर आए हो आप तो साइन के अंदर आपने किया है पाई बाई टू प्लस एक्स, साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है, और यहां से यहां गए हो अगर तो साइन के अंदर क्योंकि चेंज नहीं हुआ है, साइन है साइन ही रहा, पाई प्लस एक्स। थर्ड क्वाड्रेंट में चले गए लेकिन तो माइनस साइन आया, और यहां से यहां गए हो अगर आप तो आपने किया साइन के अंदर थ्री पाई बाई टू प्लस एक्स, थ्री पाई बाई टू, थ्री पाई बाई टू कर दिया आप, थ्री पाई बाई टू, तो चेंज की लाइन है, साइन का बन गया कॉस, थ्री पाई बाई टू में ऐड कर दोगे कुछ, तो इसका मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में चले गए, फोर्थ में साइन कैसा होता है, नेगेटिव। यहां का साइन नहीं देखना है, कॉस कैसा होता है फोर्थ में, वो तो पॉजिटिव सर, माइनस कैसे, यहां थोड़ी देखते हैं। एंगल किसका था, इसको गिन रहे थे, साइन का एंगल था ना ये, तो साइन को देखेंगे फोर्थ में क्या होता है, नेगेटिव। ये बातें ट्रिग्नोमेट्री में हमारी हो चुकी है, मैंने जिस तरीके से बताया था। इसका मतलब अगर आपने एक बार डिफरेंशिएशन किया तो x में एक पाई बाई टू ऐड हुआ, दो बार में दो पाई बाई टू ऐड हुए, तीसरे डिफरेंशिएशन में तीन पाई बाई टू ऐड हुए, तो जब आप sin x का n टाइम्स डिफरेंशिएशन कर दोगे, ठीक है, n टाइम्स डिफरेंशिएशन, तो वो क्या होगा, sin x प्लस एन पाई बाई टू। इतनी बात में तकलीफ नहीं है, ठीक है। जब आपने ये कर दिया तो देखना क्या बन गया, अब यहां पर x की पावर n का तो डेरिवेटिव n फैक्टोरियल, इसका cos के अंदर x प्लस एन पाई बाई टू, इसका sin के अंदर x प्लस एन पाई बाई टू। यहां पर एफ एन एक्स जो आया n टाइम्स डिफरेंशिएशन, ये बन गया n फैक्टोरियल, इसका cos के अंदर x प्लस एन पाई बाई टू, यहां पर आपके पास sin के अंदर x प्लस एन पाई बाई टू। ये तो पहला कॉलम, दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम तो सेम है, वो क्या लिखे थे आपका n फैक्टोरियल cos n पाई बाई टू sin n पाई बाई टू, ठीक है। यहाँ 2, 4 और 8 आपसे पूछा क्या गया, आपसे कहा n टाइम्स डिफरेंशिएशन बताओ x की वैल्यू 0 पर, x की वैल्यू 0 होती, यहाँ तो x है नहीं n फैक्टोरियल में, वो तो n फैक्टोरियल ही रह गया। इसके अंदर अगर x 0 हुआ तो ये बन गया cos n पाई बाई टू, इसके अंदर ये बन गया sin n पाई बाई टू, ये लिखा हुआ है n फैक्टोरियल cos n पाई बाई टू, और यहाँ लिखा हुआ है sin n पाई बाई टू, यहाँ लिखा हुआ है 2, 4 और 8। आपको पता है ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम सेम होगा, डिटरमिनेंट में दो कॉलम सेम होगा, डिटरमिनेंट का आंसर कितना आ जाएगा, 0। इतनी बातें मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसमें, डिफरेंशिएशन में, इसमें कोई दिक्कत नहीं रही होगी। अब देखो, अब मैंने जो नोट पे बात लिखवाई थी आपको, उसको दिखाता हूं मैं कि इफ एफ एक्स इज इक्वल टू, एफ एक्स की वैल्यू कितनी आई है आपके पास, एफ एक्स इज इक्वल टू डिटरमिनेंट के अंदर कॉस में एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, साइन के अंदर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहां माइनस कॉस के अंदर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, यहां पर साइन में एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, यहां पर कॉस के अंदर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, यहां पर साइन के अंदर आपका एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, यहां पर साइन 2x 0, साइन 2x स्क्वायर, टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। तो आपको बताना एफ डैश एक्स। अब दिल में तो ये आएगा कि डिफरेंशिएशन कर देते हैं, तीन डिटरमिनेंट बना लेते हैं, लेकिन मैं आपको दिखा दूं कि इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो माइनस साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर और एक्स प्लस स्क्वायर का 1 प्लस 2x, बहुत बड़े बड़े डिफरेंशिएशन आएंगे, बहुत बड़े। मैंने आपको बताया था अगर डिटरमिनेंट इजी हो, किसके मुकाबले में, डिफरेंशिएशन के मुकाबले में अगर इजी हो तो क्या करते हैं, डिटरमिनेंट एक्सपेंड कर लो फिर कर लो डिफरेंशिएशन। तो ये डिटरमिनेंट पता कैसे चल रहा है कि इजी है, देखो ये क्वेश्चन कई बार हो चुका है इस टाइप का, आपको दिख नहीं रहा होगा क्योंकि एक्स प्लस एक्स स्क्वायर आ गया है। मैंने क्या किया, एक छोटा सा सब्स्टिट्यूशन बस, कि लेट एक्स प्लस एक्स स्क्वायर को आपने a मान लिया और एक्स माइनस एक्स स्क्वायर को आपने b मान लिया,
ठीक है, तो यहां से आपका अगर मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया तो 2x की वैल्यू आपके पास a प्लस बी आ गई, और अगर सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 2x स्क्वायर की वैल्यू आपके पास a माइनस बी आ गई। तो मतलब ये 2x था ना, 2x, और वो 2x स्क्वायर था। ठीक है, ये a प्लस बी और वो a माइनस बी। ये cos a लिखा है, sin a लिखा है, माइनस में cos a लिखा है, a माना है इसको, b माना है इसको। अब इस डिटर्मिनेंट को देखो आप, ठीक है, आपके पास fx जो बनकर आया है वो अब यहां पर बोला है cos a sin a और माइनस cos a। अगला वाला कैसा था आपके पास, साइन के अंदर x माइनस ए स्क्वायर, मतलब कि साइन b, और क्या था हमारे पास क्वेश्चन में, cos b और साइन b। ठीक है, और क्या था हमारे पास, अच्छा साइन 2x था, साइन 2x का मतलब साइन a प्लस बी, साइन a प्लस बी। ठीक है, और ये था 0, और ये आपका साइन a माइनस बी। इतनी बात में कोई तकलीफ नहीं होगी। ठीक है, और ये डिटर्मिनेंट एक्सपेंशन में जरा सी भी तकलीफ नहीं देगा आपको। आप साइन ए इधर रो 3 से खोल दो, रो 3 से आपने एक्सपेंशन कर दिया, आपके पास निकल कर आएगा साइन ए प्लस बी के साथ देखो मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, साइन ए साइन बी प्लस में कॉस ए कॉस बी। कैसे, साइन ए साइन बी प्लस में कॉस ए कॉस बी हो जाएगा, फिर माइनस का तो 0 आएगा, फिर प्लस में आपके पास साइन ए माइनस बी के साथ मल्टीप्लाई क्या होगा, कॉस ए कॉस बी माइनस में साइन ए साइन बी। इतनी बात में तकलीफ नहीं। अब देखना यहां पर क्या हो रहा है, ये जो लिखा हुआ है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ये कॉस ए माइनस बी बनाएगा। आपके पास लगा हुआ है साइन ए प्लस बी मल्टीप्लाई हो रहा है कॉस ए माइनस बी से, उसके बाद प्लस साइन के साथ आपके पास लगा है साइन ए माइनस बी, और देखो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी बनाएगा कॉस ए प्लस बी, ये बन जाएगा कॉस ए प्लस बी। ठीक है, अगर आपने इसको एक और सब्स्टिट्यूशन देखो सिर्फ सिंपल करने के लिए, ये सी है और ये डी है, तो ये डी हुआ और ये सी हुआ। देखो आपके पास क्या लिखा है, साइन सी कॉस डी प्लस साइन डी कॉस सी, ये बन जाएगा साइन सी प्लस डी, साइन सी प्लस डी बन गया भाई, ट्रिग्नोमेट्री लग रही है बस। तो साइन सी प्लस डी बन गया, साइन सी प्लस डी। साइन सी प्लस डी का मतलब साइन के अंदर अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो a प्लस बी और a माइनस बी, वो तो b से b कट जाएगा, 2a आएगा, सिर्फ साइन के अंदर 2a आ गया। 2a का मतलब साइन के अंदर 2 के साथ आपके पास x प्लस एक्स स्क्वायर आ गया। ये आपका fx था, इतना सिंपल सा फंक्शन। आपने जो f डैश x निकाल के लिखा वो cos 2 के अंदर x प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और साथ में 1 प्लस 2x, यही था ना आपका। a कितना माना है हमने, x प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। c प्लस डी आपका कितना निकल कर आया था, 2a, 2a ही तो आएगा, देख लो। इन दोनों को ऐड करूंगा, साइन सी प्लस साइन सी कॉस डी प्लस कॉस सी साइन डी, तो साइन सी प्लस डी आएगा, दोनों का b से b कटे 2a, ठीक है। 2a जो आया, a की वैल्यू ये थी, ये 2 इंटू ए लिखा हुआ था, साइन का बन गया कॉस, अंदर वाले का डिफरेंशिएशन करो, 2 तो पार्ट नहीं लेगा, इसका 1 प्लस 2x, 2 पार्ट नहीं लेगा तो बाहर आएगा ना, हाँ 2 बाहर आएगा। ये इतना सिंपल डिफरेंशिएशन आया, इतना सिंपल आंसर अगर आप 3-3 डेरिवेटिव खोल के लिख देते कभी नहीं निकलता आपसे। आपको 3-3 डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव में 3 डिटर्मिनेंट आ जाते, उन तीनों डिटर्मिनेंट का डिफरेंशिएशन होता, डिफरेंशिएशन और एक्सपेंशन होता, तब कैंसिल होकर निकल कर आता। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले से अगर आपने एक सब्स्टिट्यूशन किया है, आपको समझ में आ गया, हाँ सब्स्टिट्यूट करते ये कितना सिंपल बन गया। ऐसा क्वेश्चन देख भी चुके हैं डिटरमिनेंट में, ये फेमस क्वेश्चन होता है। ये साइन लगे हुए, एक साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी का टर्म, या साइन 2a और साइन 2b का टर्म, बाकी साइन ए कॉस ए का टर्म। ठीक है, इतनी बात में कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे लगता है। अब आपका बहुत छोटी छोटी चीज बची है, इंटीग्रेशन, एक आध क्वेश्चन उसका, और ऐसी मिसलेनियस 3-4 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह आपका चैप्टर खत्म है, ठीक है।